एक ऐसी डरावनी सुबह है जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना किसी लेट के कहानी को शुरू करते हैं। बात बरसों पुरानी है। इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित हुआ था और मैं अपने गांव के बाहर स्थित कस्बे में सरकारी स्कूल का वो होनहार छात्र था जो कि 84 अंक में इंटरमीडिएट पास करके अपने उस छोटे से जिले में टॉपर बन गया था। इसके एवज में मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे नई साइकिल दिलाई थी जिससे मैं शहर जाकर आगे की पढ़ाई कर सकूं। शहर मेरे गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर था और उस समय हॉस्टल वगैरह अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसलिए पिताजी ने एडमिशन कराने से पहले ही साइकिल का इंतजाम कर दिया था, जिसके लिए वो जाने कब से पैर हाथ जोड़ रहे थे। ये तय हुआ कि घर में सुबह सवेरे ही मेरे निकलना पड़ेगा जिससे टाइम से कॉलेज पहुंच सकूं। इसके पहले अपने कॉलेज तक मैं गांव के दूसरे कुछ बच्चों के साथ पैदल ही जाया करता था, जो गांव पार करते ही शुरू होने वाले कस्बे में स्थित था। ये कुल 3 किलोमीटर की दूरी थी जो हम बच्चों को रोज तय करया करते थे। इसलिए 20 किलोमीटर दूरी की वो साइकिल से मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी उस जमाने में खुद की साइकिल होना कार होने ज्यादा जैसा था। मैं तो उस पर बैठकर खुद को उसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना से कम नहीं समझता था। कुछ महीने सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं रोज सुबह 5 बजे घर से निकल जाता। मेरी उस नई नवेली साइकिल पर मेरा परम मित्र मोहन जाया करता था। कुछ दूर वो साइकिल चलता और कुछ दूर मैं। सफर पता नहीं चलता था कि कब खत्म हो गया। अरे, मोहन के बारे में तो मैं आपको बताया ही नहीं। उस वर्ष परीक्षा परिणाम के बाद उसी का स्थान था, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए किसी तरह से उसे मौका मिल ही गया। बाकी लड़कों ने अब अपने हिसाब से रोजगार करना ही ठीक समझा और पढ़ाई वहीं रोक दी थी। गांव और कस्बे के बीचों बीच एक बड़ी सी घनी सी बाग पड़ती थी जिसमें आम, अनार, चीकू, संतरे मौसम में बेल जाने कौन कौन से पेड़ लगे हुए थे। उसमें आम के पेड़ की संख्या ज्यादा थी। मैं और मोहन अक्सर उस बाग में अपनी बनी हुई ब्राउन में लगे आम के पेड़ों से केरिया तोड़ लाते थे, जिसकी घर में पुदीना के साथ चटनी बनाई जाती थी जो बहुत मजेदार हुआ करती थी। हालांकि हमें झूठ बोलना पड़ा था कि केरिया के हमने गांव के आखिरी छोर वाले आम के पुराने पेड़ से तोड़ी है। ऐसा इसलिए कि गांव का कहना था कि उस बाग की रखवाली करने वाला जो मर चुका था अब वह बाग की रखवाली करता है। यही वजह थी कि उस बड़े बाग के मालिक के बाग के लिए कोई चौकीदार या रखवाला नहीं लगवाया गया था। बस एक माली था जो समय समय पे पेड़ों को देख रेख किया करता था। मालिक जो शहर में रहता था बस यहाँ फलों को तोड़वाने के टाइम पर आता था और हिसाब किताब करके वापस चला जाता था। हाँ, तो एक आत्मा का बाग की रखवाली करने की बात हमारे लिए काफी हादसापद था। हम ठहरे पढ़े लिखे और शहर में भी बहुत पढ़ाई कर रहे थे, जहां बहुत भूत प्रेत इंसान का भ्रम ही कहा जाता था। उसके अस्तित्व के साफ तौर पर नकारा जाता था। फिर हमने कई बार बाग के बाहरी साइड पर लगे पेड़ के केरिया भी तोड़ी। हमें कभी कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो एक कड़ाके की ठंड वाली दिसंबर की सुबह थी। रात ही मोहन का छोटा भाई बताकर गया था
कि भैया को बुखार है, कल कॉलेज नहीं जा सकेंगे। इसलिए अगली सुबह मैं 4 बजे ही घर से निकल गया, क्योंकि मुझे आज अकेले ही जाना था। ठंडी हवाएं जैसे हड्डियों में उतर रही थी। अपने मफलर खूब अच्छी तरह से लपेट रखा था और साथ में ही माँ के हाथ में बने दस्ताने पहन रखे थे, इसलिए बावजूद सर्दी का कहर ढा रही थी। अभी मैं उस बाग के पहुंचा ही था कि किसी ने मुझे आवाज दी, सुनो। मैं साइकिल में ब्रेक लगा दिया। पलट कर देखा कि तो ठीक में कद का एक आदमी बूढ़ा, जिसने मलमेट में कपड़े पहन रखे थे, उसने हाथों में एक लाठी जिसके सहारे वो मेरी ओर चलता आ रहा था। उस सुनसान रास्ते में उसकी लाठी की ठटक की आवाज बहुत ही रहस्यमय लग रही थी। बिटवा, जरा हमें आगे तक छोड़ दोगे? उस कमजोर बूढ़े को जैसे बोलने की बहुत ही ताकत लगानी पड़ रही थी। हाँ, क्यों नहीं, कहाँ जाना है आपको? बस आगे के भाग में उस छोर तक, आइए बैठिए। उसे बिठाकर मैं साइकिल अपने आगे बढ़ा दी। मुझे साइकिल अब भी पहले जैसी हल्की महसूस हो रही थी। लग रहा था कि साइकिल की पिछली सीट पर कोई नहीं बैठा है। कहाँ रहते हो आप? यहीं, इसी बाग में। मैं इस जवाब पर चौंक गया। यहाँ क्या करते हैं आप? इस बाग की रखवाली करता हूँ। अच्छा, शायद बाग के मालिक ने बाग की देखभाल के लिए अब इसे लगवा लिया है, पर यह बुढ़ा भला क्या कर सकता है? इसका खुद का चलना फिरना भी भारी है। इसके लिए सोचता हुआ मैं साइकिल पर पैडल मार रहा था। तभी आगे से मैंने 2 लड़कों को बाग के अंदर जाते हुए देखा। लगता है इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं। मेरे कानों को पीछे बैठे हुए बुढ़े की आवाज से खरखराहट भरी हुई आवाज गूंजी, हा हा, मतलब आप भी गांव वालों को बेवकूफी भरी बातों में सच मानते हैं कि कोई आत्मा बाग की रखवाली करती है? हाँ, क्यों? यही सच है। अरे, मैंने खुद अपने दोस्तों के साथ कितनी बार केरिया के तोड़े हुए लाए बाग से। हमने आत्मा कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम लोग कभी बाग के अंदर नहीं गए। वैसे भी बाहर लगे हुए पेड़ों की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी उसे। ये पेड़ के बाद लगाए गए थे। बूढ़े ने उसी घबराहट भरी आवाज में जवाब दिया। मैंने उसका जवाब सुनकर सन्न रह गया। बात तो सच थी। हमारा डर कहीं या ये कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम बाग के अंदर जाते। काम भर की केरिया बाउंड्री पर पेड़ों पर ही मिल जाया करती थी हमें। खैर, बात करते हुए अब हम बिल्कुल एक जगह पर पहुंच गए थे, जहां कुछ पल पहले ही वो लड़के घुसे थे। तभी अचानक एक बेहद दर्दनाक चीख उस सुनसान सड़क पर गूंज गई। साइकिल पे लड़खड़ा गई। संभलने की कोशिश करते हुए मैं भी गिर पड़ा। माफ कीजिए, आपको कहीं अपनी बात पर बुरा करने के माफ कीजिए, आपको कहीं अपनी बात पूरी करने से पहले ऐसा लगा दिल छलक कर हलक में आ गया है। साइकिल की पिछली सीट पर कोई नहीं था। मैं जल्दी से साइकिल उठाने की कोशिश करते हुए एक बार फिर से गिर पड़ा। तीसरी बार उठते हुए मैंने देखा बाग के अंदर बाउंड्री के पास 2 लड़के खून से लथपथ थे। वो मर चुके थे। उनके लाश देखकर मेरी बुरी तरह से चीख निकल गई। उनकी आंखें जिस तरह से खुली थी, उससे साफ पता चल रहा था कि जरूर बाग में उन्होंने कुछ भयानक देखा था। उनके हाथों पर कुछ संतरे पड़े थे जो खून लाल में हो चुके थे। मैंने जल्द ही उनकी ओर बढ़ना चाहा, इस उम्मीद के साथ कि उनकी सांसें अंदर आने में गलती मत करो बेटा। वही खटखटाहट भरी उन दोनों लाशों के ठीक पीछे पीछे वही बूढ़ा
चला रहा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थी और चेहरे पर एक भयानक रहस्यमय मुस्कान। उसके कदम मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसके साथ ही पकड़ी हुई लाठी खून के सनी थी, जिसकी ठक ठक की आवाज मेरे दिमाग पर हड़ारों बजा रही थी। अगले ही पल वो लाठी मेरी आंखों के कुछ इंच के फासले पर थी, जिसके ताजा खून रीस रहा था और फिर से मैं अंधेरे में डूब गया। पूरे 3 दिन बाद होश आया था और सबके साथ पिछले पर भी कुछ नहीं बता पाया। शहर में 6 महीने मेरा इलाज चला और आगे चलकर मैं अपनी फैमिली के साथ शहर में शिफ्ट हो गया। इस घटना के बाद बीत गए, पर आज भी यह कहानी आज भी सिरा उठता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।